Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in the last class we have done 50 questions from NET PYQ of 2015 जून का जो पेपर है वहाँ से हम लोगों ने 50 questions किए थे. आज जो है आपका क्लास 2 है जहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2015 के ही पेपर से. नाउ मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे एंड किस तरीके से ये प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होने वाली है. नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, किसी भी सोशोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दीज क्वेश्चंस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ से ना सिर्फ आपको टॉपिक्स पता चलेंगे जो सोशोलॉजी में इंपॉर्टेंट हैं बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, सो हम लोग 2015 तक के सारे PYQs इसमें सॉल्व करेंगे. हर साल नेट का पेपर 2 बार होता है, यू गाइस नो. तो जून का पेपर है, उसके बाद हम लोग दिसंबर का पेपर सॉल्व करेंगे. ये अभी जो आपका अपकमिंग पेपर है 2025 वाला, तब तक रोज़ कोशिश होगी कि ये क्लास डेली आए. ठीक है, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली चलता रहे एंड डेली आपका प्रैक्टिस होता रहे. ओके, नाउ सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 50 तक कर लिए थे. आज है क्वेश्चन नंबर 51. हु हैज स्टेटेड दैट ऑल्दो वेबर्स वर्क ऑन मेंटल प्रोसेसेस इन सजेस्टिव इट इज़ हार्डली द बेसिस ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी. किससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट है ये? Alfred Schutz, Garfinkel, Gluckman and Peter Berger. The correct answer is A. Please remember it is Alfred Schutz. मैंने हर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट मुझे सोर्सेज मिले हैं वो ऐड किए हैं. अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछा था कि मैम आप ये कहाँ से अटैच कर रही हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी सोर्सेज हैं. तो मैं इंटरनेट पे ही सर्च करती हूँ और ऑथेंटिक सोर्स ही मैं ऐड करती हूँ. ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी दिया है AI बेस्ड तो मैं वो ऐड करूँगी, नहीं. मैं सिर्फ वो सोर्सेज ऐड करती हूँ जो रिलायबल हैं, जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आया है. ठीक है, कोई बुक हो सकती है या कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट हो सकती है. इग्नू के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो भी लोग हैं हिंदी में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इग्नू नोट्स ज़रूर से पढ़ने हैं. और इग्नू नोट्स पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो पूरी एक प्लेलिस्ट है नेट के लिए, तुम लोग उसको भी देख सकते हो. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि शुट्स ने वेबर के वर्क को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि वी नीड टू हैव अ मोर डिटेल्ड phenomenological analysis of subjective experience. Okay, so in that case the answer is A, that is Alfred Schutz. Okay, so यहाँ पर देखो ऐड भी है कि however according to Alfred Schutz, Weber's work on mental processes is only suggestive and hardly the basis for a systematic microsociology. यानी he wanted कि वेबर को और ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए था. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 52 देखो. एथनोमेथोडोलॉजिस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? एथनोमेथोडोलॉजिस्ट किस में इंटरेस्टेड होते हैं? माइक्रो स्ट्रक्चर में, मैक्रो स्ट्रक्चर में? नीदर माइक्रो नॉर मैक्रो. आर्टफुल प्रैक्टिसेस दैट प्रोवाइड बोथ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी माइक्रो भी और मैक्रो भी. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी. प्लीज रिमेंबर गाइज, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है, सो एथनोमेथोडोलॉजी को ना हम माइक्रो में रख सकते हैं ना हम मैक्रो में रख सकते हैं. दोनों ही टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स की इसमें स्टडी पॉसिबल है. Okay guys, please remember. And ethnomethodology, you guys know, it is the study of everyday practice, right? And major thinker जो इससे associated हैं, that is Harold Garfinkel. So यहाँ पर देखो ये चीज़ mention भी है, तो ये मुझे ऑनलाइन ही मिला था. इसमें लिखा हुआ है देखो, ethnomethodology are interested in neither microstructure nor macro. They are concerned with artful practices that produce both type of structure. So the correct answer will be D. Okay. Now, question number 53. Which one of the following view is not subscribed by Habermas? इसमें से कौन सा आइडिया है जो Habermas के साथ नहीं जाएगा? Modernity as an unfinished project. He is defender of modernity. He is cynical about the potential of modernity. या फिर he sees modernity as being at variance with itself. What will be the correct answer? The correct answer here is C. Please remember, ये modernity को लेके cynical नहीं थे, rather he was very hopeful about modernity. Okay, so the correct answer here will be C, क्योंकि आपसे not पूछा है. अच्छा, नॉट वगैरह का ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके, now look at question number 54. Which one of the following statement is not true about neo-functionalism? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो neo-functionalism के बारे में ठीक नहीं है? Now neo-functionalism टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
जिनका नाम है जेफरी अलेक्जेंडर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम। ओके, सो जेफरी अलेक्जेंडर से ही एसोसिएटेड है ये स्टेटमेंट्स भी। इन्होंने कहा था इट एक्सटेंड्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखो नियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। कुछ वर्ड्स के आगे नियो लगा होता है, कुछ वर्ड्स के आगे पोस्ट लगा होता है। सो नियो का मतलब होता है न्यू वर्जन ऑफ समथिंग। ओके, किसी भी टॉपिक में जब हम नियो लगा देते हैं तो उसका मतलब है कि उसको और ज़्यादा डेवलप किया गया है, ब्रॉडन किया गया है। सो दोनों स्टेटमेंट शुरू के तो बिल्कुल सही हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इट इज़ अ टेंडेंसी रैदर देन अ डेवलप थ्योरी, ये अलेक्जेंडर का ही स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो है फोर्थ वाला, क्योंकि नियो फंक्शनलिज्म कोई रिविजन नहीं है फंक्शनलिज्म का, रैदर यहाँ पर क्या है कि उसको और ब्रॉड किया गया है, बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्रिटिकल थ्योरी इज सिनोनिमसली नोन एज व्हाट? क्रिटिकल थ्योरी इनमें से किससे एसोसिएटेड है? पोस्ट स्ट्रक्चरल, पोस्ट मॉडर्न, या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल, पोस्ट इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डी, दैट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल पर्सपेक्टिव। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे थिंकर्स आते हैं जैसे हॉर्खीमर, अडोर्नो, मार्कस, हेबरमास, राइट? ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं जस्ट फॉर योर रिविजन। सो क्रिटिकल थ्योरी में क्या होता है? इट इज़ अ फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पावर एंड इक्वालिटी। प्लीज रिमेंबर, इसमें हम लोग पावर और इनइक्वालिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, इट emphasizes the importance of questioning dominant cultural narrative and promoting the voice of marginalized group। यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी का जो भी डोमिनेंट कल्चर है, जो भी डोमिनेंट पार्ट है, उसको क्वेश्चन किया जाता है और जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, व्यू ऑफ पावर की बात करें तो क्रिटिकल थ्योरी सीज पावर एज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लीज रिमेंबर, ये जितने भी थ्योरिस्ट हैं ये कहते हैं सोसाइटी में जो पावर है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यूज टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस सोशल इनइक्वालिटी, और यही है जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को भी बढ़ाता है। इट सीक्स टू चैलेंज एंड ट्रांसफॉर्म पावर स्ट्रक्चर इन द परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से हमें पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए अगर हमें सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाना है। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, और जो मैंने थिंकर्स आपको बताए थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। मेजर थिंकर जो जैसे कि हॉर्खीमर, इसके अलावा और कौन बताया मैंने? अडोर्नो, मार्कस एंड हेबरमास। ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। नियो पॉजिटिविस्ट डू नॉट डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बायस बिकॉज देयर टेक्निक परमिट देम टू स्टडी ओनली कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नियो पॉजिटिविस्ट डिस्प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बायस, सो डू नॉट इन्होंने जो लगा दिया है इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया भी है क्रिटिसिज्म ऑफ नियो पॉजिटिविज्म, जब तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर देखो ये लाइन दी हुई है, दे ऑल्सो डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बायस बिकॉज देयर टेक्निक परमिट them to study only contemporary social problems and not historical. Okay, so please remember this. Question number 57, of the following whose thought represented a blending of ideas from European phenomenology and American interactionism? Now यहाँ पर दो थिंकर हैं जिनके बीच में जब हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तब ये स्टेटमेंट आता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज डेरिडा, एल्फ्रेड शुट्ज, लुई अल्थुजर, या फिर एडमंड हसेल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer here is B, that is Alfred Schutz. Okay, so देखो रिसर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर इस बुक में एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिला जो कि था कि शुट्स थॉट रिप्रेजेंटेड अ ब्लेंडिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम यूरोपियन फेनोमेनोलॉजी एंड अमेरिकन इंटरैक्शनिज्म। ओके, सो इनका जो फेनोमेनोलॉजी का आइडिया है विच इज़ एक्चुअली गिवन बाय हसेल, it is relatable, you can say blended form of
यूरोपियन फेनोमेनोलॉजी एंड अमेरिकन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो कि मीट का है, ठीक है। सो ही फोकस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट मीनिंग इन एवरीडे लाइफ, एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इंटर सब्जेक्टिविटी। तो इन्होंने यहाँ पर फोकस किया एल्फ्रेड शुट्ज ने कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एवरीडे लाइफ का मीनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। हर अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, हर चीज़ में सबका अलग अलग कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग को कैसे हम क्रिएट करते हैं उस पर इन्होंने फोकस किया। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इस तरह के स्टेटमेंट्स गाइस बहुत ज़्यादा यू कैन से रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर दैट यू नोट इट अंडर योर टॉपिक ऑफ एल्फ्रेड शुट्ज। ओके, now, question number 58. Caste-based Chachmani system of Indian rural society is an example of what? Unity, diversity, unity in diversity, none of the above. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is unity in diversity. यहाँ पर we are going with the net answer की। ओके, सो जजमानी सिस्टम में क्या है कि वी टॉक अबाउट नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप एमंग वेरियस कास्ट। कैसे अलग अलग कास्ट के बीच में नेटवर्क होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है और सब अपना अपना स्पेशलाइज रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59. Who has written the book The Phenomenology of Social World? बहुत फेमस बुक है, गारफिंकल, एल्फ्रेड शुट्ज, लकमैन या फिर पीटर बर्जर। What will be the correct answer? The correct answer is B. ये जो बुक है ये लिखी हुई है एल्फ्रेड शुट्ज ने, प्लीज रिमेंबर। और फेनोमेनोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात की थी एडमंड हसेल ने, एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर हिम एज फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60. मैच द कॉलम करना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एंड यू हैव टू जस्ट मैच देम। सो फोक, पीजेंट, अर्बन कॉन्टिनम के बारे में बात कौन करता है? प्लीज रिमेंबर, रेडफील्ड बात करते हैं इसके बारे में, राइट। ट्राइबल पीजेंट कॉन्टिनम के बारे में कौन बात करता है? सो इट इज सुरजीत सिन्हा। पीजेंट स्ट्रगल के ऊपर बुक लिखी है AR देसाई ने, एंड पीजेंट इंसर्जेंसी के बारे में बात करते हैं रनाजीत गुहा। ओके, सो दिस वे द करेक्ट ऑप्शन विल बी, इट विल बी बी। ओके, प्लीज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो सारे कॉन्सेप्ट और उनके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए। Question number 61. Who wrote the book Peasant Life in India? N.K. Bose, D.P. Mukherjee, Surajit Sinha, David Hardiman. What will be the correct answer? Easy book है, Peasant Life in India is a book written by N.K. Bose. Please remember. Question number 62. मालिक, किसान, मजदूर, इन तीन important agricultural you can say classes में किसने डिवाइड किया था? थ्री फोल्ड डिविजन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। द करेक्ट आंसर DN धनागरे, कैथलीन गॉफ, AR देसाई या फिर डैनियल थॉर्नर। द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज डैनियल थॉर्नर। प्लीज रिमेंबर, मालिक, किसान, मजदूर एग्जाम में आता है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो मैंने ऐड करा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर रिफर्स टू टाइप ऑफ क्लास स्ट्रक्चर दैट प्रिवेल्स इन एग्रीकल्चर सोसाइटी। यानी एग्रीकल्चर में किस तरीके से क्लासेस हैं उस पर जब हम स्टडी करते हैं, दैट कम्स इन योर एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। बहुत सारे देखो यहाँ पे स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं, भार्गवा, गेटगिल एंड अदर हैव स्टेटेड इन देयर स्टडीज दैट द एग्रेरियन क्लास डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्री इंडिपेंडेंट एरा। द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एग्रेरियन क्लासेस विच रिप्रेजेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन रूरल इंडिया। यहाँ पर देखो डैनियल थॉर्नर का दिया हुआ है, इन्होंने सजेस्ट किया दैट वन कुड डिवाइड द एग्रेरियन पॉपुलेशन ऑन 3 क्राइटेरिया। इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं इस डिवीजन के। पहला है इनकम ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ राइट और तीसरा है एक्सटेंट ऑफ फील्ड वर्क एक्चुअली परफॉर्म्ड। सो इन 3 बेसिस पे इन्होंने दिया है मालिक, किसान, मजदूर। ये चीज़ याद रखना गाइज, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63. कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम विद द ईयर। नाउ आई सीरियसली डोंट लाइक सच क्वेश्चंस, बट व्हाट शुड वी डू? NTA ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। फॉर मी आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चंस का कोई भी सेंस है, ये सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप दैट NTA का जो लेवल है वो बहुत जल्द चेंज हो। इट इज़ आई थिंक द हाई टाइम नाउ कि अब इन लोगों को अपने जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि 2015 में भी देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, एंड अभी अगर रीसेंट पेपर देखोगे ना तो तब भी तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे।
तो बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं किया है अपने क्वेश्चंस के लेवल में, राइट। नाउ डाउरी प्रोहिबिशन वी ऑल नो 1961, राइट। सो ए का फोर्थ देखो एक में ही है, तो अगर एक ही पता है तो भी टिक कर लोगे। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो है 1955 में आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो आया है वो है 2005 में। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सेकेंड। Now, question number 64. Poverty studies have been often criticized by sociologists for what? Poverty studies को बहुत बार sociologists जो हैं वो criticize करते हैं, क्यों? Taking a limited view of poverty, defining it in terms of poverty line, not recognizing unequal sharing in family. The correct answer is D. बिल्कुल सही है ये, क्योंकि all of the above ही होगा। जब हम लोग पॉवर्टी स्टडीज़ की बात करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड व्यू हमें पॉवर्टी का देखने को मिलता है। इसके अलावा सिर्फ पॉवर्टी लाइन से एसोसिएटेड लोगों को हम लोग पुअर मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। नॉट रिकॉग्नाइजिंग अनइक्वल शेयरिंग इन फैमिली, यानी फैमिली में किस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज इन सारे ही पॉइंट से करते हैं। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, question number 65. Which of the following factor contribute to the depletion of environmental resource? Select the correct answer for the quotes. So यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव माइनिंग ऑफ मिनरल, यूसेज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, या फिर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को खराब करने की बात यहाँ पे हो रही है। What will be the correct answer? The correct answer will be 4, that is A and B. ठीक है, अगर हम लोग मिनरल्स की माइनिंग बहुत ज़्यादा करेंगे या अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़राब होंगे। बाकी के जो दो है ना, ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्टेप्स की। ओके, दीज आर पॉजिटिव स्टेप्स। Now, question number 66. Which one of the following is considered to be communicable disease? इस तरह के क्वेश्चंस तो आई डोंट थिंक अब आते हैं, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्योंकि यूनिट है नेट में, दैट इज़ वाई इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, स्वाइन फ्लू, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, या फिर डायबिटीज़। नाउ स्वाइन फ्लू वी ऑल नो ऐसा एक डिजीज़ है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, हेंस इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, question number 67. Who has considered that centralized bureaucracy has contributed to nation building in India? M.N. Srinivas, R. Bendix, T.K. Women, या फिर C.Rit Mills? What will be the correct answer? किसने ये कहा था कि जो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी है उसने नेशन बिल्डिंग में बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बेंडिक्स। ओके, प्लीज रिमेंबर। सो यहाँ पर बेंडिक्स के बाकी सारे बुक्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, क्योंकि एग्जाम में बुक्स से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ना यहाँ पर देखो क्लास स्टेटस पावर एक बुक है, इससे मिलती जुलती भी बुक है जो आपको पता होगा इफ़ यू रिमेंबर। कौन से थिंकर की है और कौन सी बुक है, यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। क्लास स्टेटस पावर की जगह किस बारे में है वो बुक और किसकी बुक है, दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल मी। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, ऑल दीज बुक्स आर फ्रॉम बेंडिक्स एंड एग्जाम में आ सकती है। स्पेशली यहाँ पर जो ये वाली बुक है ना, नेशन बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज? रिस्ट्रिक्टिंग अर्बन डेवलपमेंट, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन हार्वेस्टिंग मेजर, बैन ऑन कन्वर्जेशन ऑफ वाटर बॉडीज एज डंपिंग यार्ड्स, प्राइजिंग ऑफ वाटर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने का पॉइंट पूछा है आपसे। कौन सा फैक्टर है जो एड्रेस कर रहा है उसको? द करेक्ट आंसर इज बी। अगर हम लोग रेन हार्वेस्टिंग मेजर्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग वाटर शॉर्टेज को टैकल कर सकते हैं, राइट। Question number 69, assertion reasoning. So, change in traditional social values leads to modernization because changes in traditional society hardly take place. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पर आंसर की के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, बट आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी सी। ओके, सो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट,
डाउट सेशंस होंगे गाइज इसमें, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम लोग उनको एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम लोग भी बता सकते हो दैट व्हाट यू गाइज थिंक। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि चेंज इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। अगर हम ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, बिकॉज चेंजेस इन ट्रेडिशनल सोसाइटी हार्डली टेक प्लेस। तो यहाँ पर जो इसका रीज़न है वो सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है कि अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में चेंज करेंगे तो क्या मतलब है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में चेंज आते ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में चेंज होते हैं, राइट। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर हेयर शुड बी 3, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बट एनटीए ने जो आंसर आई थिंक दिया है दैट वाज बी। ओके, सो लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक, कमेंट में मुझे बताना। बाकी जितने भी सेशन होते हैं उनके पिंड कमेंट को ज़रूर चेक किया करो, बाद में अगर कोई भी आंसर मुझे लगेगा कि यही होगा तो मैं आपको बता दूंगी पिंड कमेंट में। ओके, now question number 70, who has written the book Passing of Traditional Society and Modernizing the Middle East? ये किसकी बुक है? एम एन श्रीनिवास, डैनियल लर्नर, डैनियल थॉर्नर एंड एलेक्स इंकल्स। नाउ ऑल दीज थिंकर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, इनकी बुक्स कई बार आ चुकी हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज डैनियल लर्नर, प्लीज रिमेंबर। इस बुक में ही टॉक्स अबाउट हिज थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज व्हाट? न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसका मेन प्रिंसिपल, मेन पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज डिजायरेबल, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज वेस्टफुल, education is a unique investment in the present and the future, investment on education is unproductive expenditure. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is education is a unique investment in the present and the future. Okay, please remember ये easy question है, इग्नू में directly mention है। देखो लुक एट दिस, यहाँ पर इग्नू में ये चीज़ दी हुई है कि एजुकेशन इज़ अ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड दिस इज कार्डिनल प्रिंसिपल इन योर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं गाइज। इग्नू नोट्स आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जहाँ से एनटीए क्वेश्चन बनाता है, एंड दैट इज़ वाई मैंने इग्नू पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। इग्नू सीरीज़ मैंने चलाई थी जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस खुद बना के सॉल्व किए थे। सो दोज सीरीज़ आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आप लोग उनको फॉर प्रैक्टिसिंग यूज़ कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ओके, question number 72, who has given bordered power container as a decisive feature of the modern nation states? Anthony Giddens, R. Bendix, SM Lipset या फिर MN Srinivas? bordered power container की बात कौन करता है? The correct answer is A, that is Anthony Giddens, please remember. So यहाँ पर देखो it is given, Anthony Giddens defines nation as bordered power container. According to Giddens, a nation only exists when a state has unified administrative reach over territory over which its sovereign is claimed. Okay, प्लीज रिमेंबर दिस, ये एग्जाम में फिर से आ सकता है। इन्होंने इसको बस यूज किया था टू डिस्क्राइब मॉडर्न नेशन स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, अगेन असर्शन रीजनिंग। नो सोसाइटी कैन बी फुल्ली फ्री फ्रॉम डेवियंस बिकॉज डेवियंस एंड कन्फर्मिटी आर द ऑनगोइंग प्रोसेसेस इन सोसाइटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कोई भी सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से डेवियंस से फ्री नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज डेवियंस एंड कन्फर्मिटी जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेवियंस का मतलब क्या होता है? डेवियंस का मतलब होता है जब हम लोग नॉर्म से हट जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको सोसाइटी बताती है, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग करनी होती हैं, जब हम उनसे हट जाते हैं तो हम बन जाते हैं डेवियंट। ओके, और जब हम नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं तो उसको कहते हैं कन्फर्मेशन यानी कन्फर्मिटी। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए, प्लीज रिमेंबर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सोसाइटी जो है वो कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकती डेवियंस से, क्योंकि डेवियंस और कन्फर्मिटी जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, now question number 74, in order to promote the development of science and technology under new policy on education, what steps was taken up? कौन से steps लिए गए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में regarding your science and technology? to include हिंदी in the curricula, संस्कृत, साइंस एंड मैथ्स, या फिर कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाया गया? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, यानी कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो इंक्रीज किया गया है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर।
Question number 75. According to R.K. Merton, if neither the culturally approved goals nor the institutional norms are adopted, it is known as what? Innovation, ritualism या फिर retreatism, rebellion. So अगर culturally approved goals नहीं आपने अडॉप्ट किए हैं और ना ही इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं, सो आप किस कैटेगरी में आएंगे? द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज रिट्रीटिज्म. ओके, सो ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो है आर के मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी या यू कैन से डेविएंस टाइपोलॉजी. इसमें ये बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स डेविएंट बन जाते हैं और उनके लिए इन्होंने कुछ अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं. ठीक है, देखो सबसे पहला है कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी में कौन से लोग आते हैं? जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं और कल्चरल गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं. देन कम्स इनोवेशन. इनोवेशन में क्या होता है? हम कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं बट जो उनके इंस्टीट्यूशनल मीन्स हैं उनको हम लोग रिजेक्ट करते हैं. ठीक है. रिचुअलिज्म में कौन आते हैं? जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं और कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट करते हैं. और फोर्थ है रिट्रीटिज्म, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स और कल्चरल गोल्स दोनों को रिजेक्ट करता है. और सबसे डिफरेंट जो यहाँ पर है वो है रेबिलियन. रेबिलियन में क्या होता है कि इनके न्यू मीन्स होते हैं और न्यू गोल्स होते हैं. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके ही थ्रू आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में ना. कन्फर्मिटी के बारे में देखो लिखा है एक्सेप्ट अप्रूव्ड गोल्स एंड परस्यूज देम थ्रू अप्रूव्ड मीन्स. इनोवेशन एक्सेप्ट्स अप्रूव्ड गोल्स यूजेस डिसअप्रूव्ड मीन्स. ठीक है. ऐसे ही रिचुअलिज्म है जहाँ पर सोसाइटी के जो गोल है उनको अबंडन किया जाता है और कंफर्म किया जाता है मीन्स पे. ठीक है. रिट्रीटिज्म में क्या है? अबंडेंस अप्रूवल गोल्स एंड अप्रूव मीन्स. और रेबिलियन में क्या होता है कि अपने नए ही गोल्स होते हैं और नया ही तरीका होता है उनको अचीव करने का. ओके, प्लीज रिमेंबर. Question number 76. Who has used historical Marxian approach to study of rural society in India? M.N. Srinivas, S.C. Dubey, Ramkrishna Mukherjee या फिर योगेंद्र सिंह. The correct answer is C, that is Ramkrishna Mukherjee. Please remember. Ramkrishna Mukherjee ने यूज़ किया था historical Marxian approach. Very important. Okay. इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम आप लोग याद कर सकते हो. उस बुक का नाम है द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी. The Dynamics of Rural Society. Okay, it is a very important book. 1957 में आई थी ये. Please remember. Okay, and इसके अलावा आर के मुखर्जी ने फोकस किया था क्लास रिलेशंस पे, देन लैंड ओनरशिप पैटर्न्स पे, राइट, हिस्टोरिकल चेंजेस पे, ये सारे पे चीज़ों पे इन्होंने काम किया था. ओके. क्वेश्चन नंबर 77. Which one of the following is not a type of industrial democracy? इसमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के बारे में नहीं है? नाउ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रैक्टिसेस दैट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. ऐसे प्रैक्टिसेस जो आपको अलाउ करें इन सारी चीज़ों में. ठीक है, मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में. ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप, को डिटर्मिनेशन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, workers self management. The correct answer here is A, that is autonomous work group. Now many students don't know this topic, इसीलिए मैंने थोड़े से notes भी ऐड किए हैं. Let us see them. देखो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स वर्कर्स मेकिंग डिसीजंस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी इन द वर्क प्लेस. ठीक है, कैसे जो वर्कर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जो वर्क प्लेस की है उसमें पार्टिसिपेट करें. दैट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखो माइकल पूल एक थिंकर हैं जिन्होंने 6 टाइप्स या यू कैन से 6 कैटेगरीज दी हैं इसमें. ठीक है, तो ये है वो 6 कैटेगरीज. तो वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट होगा, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव होगा, को डिटर्मिनेशन, वर्कर्स काउंसिल, ट्रेड यूनियन एंड शॉप फ्लोर प्रोग्राम. ठीक है, इन सब के मीनिंग भी देखो मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े अटैच कर दिए हैं कि वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वर्कर्स रन द कंपनी देमसेल्व्स. जो भी कंपनी है उसको वो लोग चलाने की कोशिश करें अपने मैनेजमेंट के थ्रू. ओके. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मतलब वर्कर्स ओन एंड शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. वर्कर्स जो है वो प्रॉफिट को भी शेयर करें. को डिटर्मिनेशन क्या है? वर्कर्स ज्वाइन कंपनी मैनेजमेंट. वर्कर्स जो है उनको ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो भी जो बोर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करें. वर्कर्स काउंसिल यानी इनकी अपनी कुछ कमिटीज़ होनी चाहिए जो कंपनी के इश्यूज़ पे एडवाइस कर सकें. ट्रेड यूनियन एक्शन यानी कुछ भी गलत होता है, कुछ भी उनके राइट के अगेंस्ट होता है तो दे कैन फाइट, राइट. शॉप फ्लोर प्रोग्राम यानी वर्कर्स हेल्प इन डेली डिसीजंस डायरेक्टली. ओके. सो इसके बारे में बात किसने की है ये याद रखना, एग्जाम में आपकी पूछ सकते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 78.
By studying agrarian class structure in rural Bengal during British period, who has concluded that Indian rural society was neither a static nor an egalitarian one? N.K. Bose, Andre Bete, Ram Krishna Mukherjee, D.N. Dhanagre. What will be the correct answer? The correct answer here is C, guys. Please remember this statement is associated with R.K. Mukherjee. Okay. Question number 79. Which of the following is not a feature of industrial society? Industrial society का इसमें से कौन सा feature नहीं है? Division of labor, rest on differentiation, declining inequalities, rise of middle classes, spread of education. What will be the correct answer? The correct answer is B, that is declining inequalities. Please remember. तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म होता है तो इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिक्लाइनिंग, तो ये गलत हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 80. हु हैज़ आइडेंटिफाइड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर? इसमें से किसने कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बात की है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? टी.के. उमेन, उत्सा पटनायक, आंद्रे बेते, डी.एन. धनागरे. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उत्सा पटनायक. प्लीज रिमेंबर. सो यहाँ पर देखो दिया भी है कि कैसे पटनायक आर्ग्यूज दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लिमिटेड एंड डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, प्लीज रिमेंबर. Question number 81. Industrial Dispute Act was passed in the year 1936, 1947, 1948, 1952. What will be the correct answer? The correct answer here is B, that is 1947. Please remember. Question number 82. Who has argued that by participation in Panchayati Raj and other democratic processes, the change in social inequalities in rural India has come? So, किसने ऐसा बोला था क्वेश्चन में, तो ये पूछा गया है, बट ऑप्शंस देखो अलग से दिए हुए हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज एंड अदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस द चेंज इन सोशल इनक्वालिटीज इन रूरल इंडिया हैज कम. सो किस तरह की इनक्वालिटीज बेसिकली होती हैं. क्वेश्चन गलत है, नो डाउट. हु आर्ग्यूड पूछा है, ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हैं. बट अगर ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि कौन से टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज की बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज एंड अदर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. तो उनमें कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज क्यूमुलेटिव टू डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी, जिसके बारे में आंद्रे बेते बात करते हैं. प्लीज रिमेंबर. ओके. Question number 83. Industrialization occurred in UK during Industrial Revolution, through which industry? कौन सी इंडस्ट्री के थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें मिला? आयरन एंड स्टील, कॉटन, माइनिंग या वूल? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कॉटन इंडस्ट्री. कभी कभी कॉटन इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लिखा जाता है. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर. एंड इस टाइम पे इन्वेंशन हुआ था बहुत सारी चीज़ों का, जैसे इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पावर लूम. सो ये सारे रीजंस थे कि इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें यूके में आता हुआ दिखता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 84. यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, हमें बस मैच करना है. ट्रस्टीशिप के बारे में बात करते हैं गांधी जी. एंड सो ए का थर्ड देखो एक में ही है. देन भूदान मूवमेंट के बारे में बात करते हैं विनोबा भावे. प्लीज रिमेंबर. ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद MS स्वामीनाथन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद PJ कुरियन. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. Question number 85 and last question of today's class. Who has used the term underdevelopment rather than undeveloped? So underdevelopment किसने word use किया था undeveloped की जगह पे? फ्रैंक सामिरामिन, स्कुम्टर या फिर माइडाल गुनार? What will be the correct answer? The correct answer here is A, that is फ्रैंक. नाउ इनकी बुक भी है बहुत इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, जिसमें इन्होंने ये बात की है, दैट इज एशियन ड्रामा. एशियन ड्रामा पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है गाइस, सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स. दिस बुक केम इन 1968. ओके, ये सब बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में एनटीए पूछ लेता है. ओके, इन्होंने इसमें क्या किया था, ही डिस्क्राइब्ड कंट्रीज दैट हैड नॉट डेवलप्ड ड्यू टू हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो किसी तरह से जिनका भी डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं हो पाया था, इन्होंने उनको अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा, ना कि अनडेवलप्ड की. ओके,
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून अटेम्प्ट, या आप किसी भी सोशियोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना. सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में कर दिए हैं. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. ओके, चलो कल मिलते हैं. बाय बाय, कीप लर्निंग.